एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए यानी रामदास अठावले जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये किसके साथ हैं। और इसी के साथ साथ जो थर्ड फ्रंट की जो बात की जा रही है महाराष्ट्र की राजनीति में, इससे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा और ये किसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले। अठावले साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, थैंक यू। बोलिए। अठावले साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, अब कुछ दिनों का समय शेष है, ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया किसके साथ है। अब तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पहले से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ दिल्ली में ही है। महाराष्ट्र में महायुति के साथ है, बीजेपी, शिवसेना और अजीत दादा की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और जो मित्र पार्टियां है उनकी जो महायुति महाराष्ट्र में है उनके साथ लगातार 12 साल से रिपब्लिकन पार्टी उनके साथ है। आप लोगों को अगर इतिहास जानना है, इतिहास नहीं लेकिन अगर आपको जानकारी अगर चाहिए तो कई साल तक मतलब माननीय बाला साहब ठाकरे जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ये दोनों बीजेपी शिवसेना एक साथ आए और दोनों एक साथ आने के बाद यूटी के नाम से उनको बोला जाता था, शिवसेना बीजेपी की युति। लेकिन 2012 में शिवसेना के सामने राज ठाकरे का बहुत बड़ा आह्वान था। राज ठाकरे शिवसेना से अलग होकर उन्होंने मतलब अपने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी और मुंबई कारपोरेशन का चुनाव जीतना शिवसेना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मैं पहले मिनिस्टर था तो मैं सातपुड़ा बंगला में रहता था। मिनिस्टर होने के पहले मैं सिद्धार्थ हॉस्टल वडाला में रहता था। जब 5 साल के बाद 1990 5 साल के बाद जब शिवसेना बीजेपी की सरकार आई तो मुझे फिर चारकोप कांदिवली किराए के मकान में रहने के लिए जाना पड़ा। लेकिन उसके पहले यहाँ बांद्रा में जब छगन भुजबल जी जब हाउसिंग मिनिस्टर थे उन्होंने बांद्रा में मुझे मतलब एक 2,500 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट है वो मुझे दिया और मैं यहाँ रहने के लिए 2011 में मैं आया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जिस एरिया में रहने के लिए आया हूँ उस एरिया में बाला साहब ठाकरे जैसी एक हैसियत यहाँ रहती है, शिवसेना प्रमुख यहाँ रहते हैं। अपने जरूर वैचारिक मतभेद है लेकिन दुश्मनी तो अपनी ही नहीं है। इसीलिए मैं बाला साहब ठाकरे जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं उनको मिलने के लिए गया तो बाला साहब ठाकरे जी ने मेरे साथ 1-1.5 घंटा बात की। उन्होंने पूरा इतिहास मुझे बताया और मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत ही बड़ा चाहता हूँ। मेरे पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे जी और बाबा साहब के बहुत नजदीकी संबंध थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी संयुक्त महाराष्ट्र समिति में आए थे और उसमें मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान था। तो बाला साहब ठाकरे जी ने बताया कि भाई प्रबोधनकार ठाकरे और बाबा साहब के संबंध इतने अच्छे थे तो अपने संबंध इतने क्यों बिगड़े हुए हैं, अपन भी एक साथ आना चाहिए। शिव शक्ति के साथ भीम शक्ति जब तक आती नहीं है तब तक हमको यहाँ की सत्ता मिलेगी नहीं और आप हमेशा कांग्रेस के साथ एनसीपी के साथ रहते हैं इसीलिए सत्ता हमको नहीं मिलती है, तो आप हमारे साथ आना चाहिए। तो मैंने पूरे महाराष्ट्र भर जो हमारे अम्बेडकराइट इंटेलेक्चुअल्स हैं, पत्रकार है, कार्यकर्ता है, नेता है, एडिटर्स है, ऐसे कई अलग अलग क्षेत्र के लोगों के साथ मैंने 8-9 महीना तक मैंने चर्चा की और उसके बाद मुझे सभी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने आपको शिरडी में हराया है, कांग्रेस पार्टी ने आपको यूपीए फर्स्ट के टाइम पर मंत्री पद नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी ने मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी को 2 बार हराया है, तो आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने में दिक्कत नहीं है। जो बाला साहब ठाकरे जी का प्रस्ताव है प्रस्ताव को स्वीकारो। फिर मैं
शिवसेना बीजेपी के साथ में मुंबई कॉरपोरेशन के चुनाव में 2012 में आया, और लगातार 12 साल से मैं महायुति के साथ हूँ, इंडी के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में मैं हूँ। और अभी स्थिति यह है कि जिस तरह मतलब हमने 2 सीट मांगी थी, शिरडी और सोलापुर, लेकिन शिरडी में मैं लड़ना चाहता था। मैं 2009 में मुझे हराया गया था, और मुझे हराने का कारण एक था कि माननीय बाला साहब विखे पाटिल जी कोपरगांव नाम का जो क्षेत्र था, बोले जो भी शिरडी नाम से है, जो शिरडी नाम 2009 में ये आरक्षित हो चुका था शेड्यूल कास्ट के लिए, तो बाला साहब विखे पाटिल जी 7-8 बार वहां से चुनकर आए थे। तो बाला साहब विखे पाटिल जी चाहते थे कि उनको अहमदनगर की नगर दक्षिण की जो सीट है वो मिलनी चाहिए, और आठवले जी को शिरडी में खड़ा करना चाहिए। तो पवार साहब जी उनकी बात हुई थी, लेकिन पवार साहब और वहां के जो एनसीपी के नेता है वो ये नहीं चाहते थे कि भाई बाला साहब विखे पाटिल नगर में आए। नगर में शिवसेना की सिटिंग सीट थी, नगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस की सिटिंग सीट थी, और उन्होंने मना कर दिया। तो फिर बाला साहब विखे पाटिल जी ने हमारे खिलाफ इंटरनल प्रचार किया, मुझे वहां 1,32,000 से मुझे हराया। तो जो इतिहास मैंने इसलिए बताया कि आज की स्थिति ये है कि मैंने शिरडी सीट मांगी थी, लेकिन शिरडी में मेरी डिफिकल्टी ऐसी आई कि जो सदाशिव लोखंडे जी हमारे अच्छे मित्र हैं जी उनको डिस्टर्ब करने के लिए मैं सीट नहीं मांग रहा था। मेरा कहना यह था कि भाई पूरा देश देख रहा है कि वह आरपीआई को कोई सीटें मिलेगी नहीं है। वहां बिहार में चिराग पासवान जी को 5 सीटें दे दी है। वहां जो हमारे शर्मा वलवन जी दलित समाज के नेता है, तमिलनाडु में उनको भी 2 सीटें दे दी है। लेकिन यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मतलब सीट एक आधी मिलने 2 सीट तो मिलनी चाहिए, हमारा आग्रह था, और मैंने शिरडी से लड़ना मैंने तय किया था। लेकिन सदाशिव लोखंडे एकनाथ शिंदे जी के साथ आए, और उनको ये आश्वासन दिया था कि भाई जो एमपी मेरे साथ आ रहा है उनको आगे सीट मिलेगी। इसी तरह का विश्वास हमने उनको दिलाया था, इसीलिए मतलब ये शिरडी की सीट हमको ही चाहिए, ये आग्रह एकनाथ शिंदे जी ने मतलब किया था। मैंने माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से भी चर्चा की थी, और उन्होंने भी परसों जब उनको मिले थे 29 तारीख को, तो उन्होंने वो बताया कि भाई मैंने आपके लिए कोशिश की थी, और एकनाथ शिंदे जी से भी मैंने बात किया था, लेकिन वो माने नहीं, इसीलिए आपको तो ये सीट अभी नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी राज्यसभा कंटिन्यू की जाएगी। और फिर हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी भावना व्यक्त की है कि अगर आप एक भी सीट हमको नहीं दे रहे तो फिर हमको कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए। हमारी राज्यसभा तो कंटिन्यू हो जाएगी, वो होनी चाहिए, हमें कैबिनेट मंत्री पद हमको मिलना चाहिए। राज्य स्तर पर राज्य सरकार में एक मंत्री पद आरपीआई को मिलना चाहिए, एक एमएलसी मिलनी चाहिए, 2 चेयरमैनशिप आरपीआई को मिलनी चाहिए, एक 40-50 लोगों को महामंडल का सदस्य पद मिलना चाहिए। हर जिले में जो डीपीडीसी है उसमें 2 लोग 3 लोग, और बाकी की जो कमेटी है उसमें हमारे लोगों को देना चाहिए। वो हमारी देवेंद्र फडणवीस जी के साथ आधा पौना घंटा तक बात हुई 29 तारीख को, उन्होंने जो भी हमारी मांगी थी, रिपब्लिकन पार्टी को नजरअंदाज किया जाता है। जब रिपब्लिकन पार्टी युति की महायुति करने के लिए जब आरपीआई वो आई थी, तब महायुति हुई थी। माननीय एकनाथ शिंदे जी और अजित दादा पवार आने से महायुति नहीं बनी है। महायुति जब आरपीआई ने सपोर्ट किया था 2012 में, तब से उसको महायुति में बोलने लगे। हमारे मित्र हमारे साथ आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरपीआई को ऐसा नजर अंदाज से मतलब अलग रखना ठीक नहीं है। हमारे साथ पूरा समाज है,
हमारे साथ गांव गांव में मेरे साथ लोग हैं, देश भर में मेरी पार्टी काम करती है। राज्य में तो मेरी पार्टी है ही है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार हो या दीव दमन हो, चंडीगढ़ हो, दादरा नगर हवेली हो, हर जगह पर मेरे पार्टी के वर्कर अच्छी संख्या में वहां काम करते हैं। तो इसीलिए हमारा आग्रह था कि भाई सीट मिलनी चाहिए, लेकिन अभी सीट तो मिली नहीं है। जो आपका सवाल है कि भाई इस इलेक्शन में आप किसके साथ है, तो जो हमारे साथ है हम उनके साथ है। अगर अठावले जी, बीजेपी अगर हमारे साथ है तो हम उनके साथ है। मैं आपकी बात को थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर देता हूँ। अगर आपने जो मांगे रखी हैं, राज्यसभा चुनाव चुनाव कंटिन्यू कर दिया जाए आपके, उसके अलावा जो एमएलसी आप जो मांग रहे हैं या एक राज्य सरकार में जो मिनिस्ट्री आप मांग रहे हैं, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो क्या भविष्य में हम देख सकते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एनडीए अलायंस का साथ छोड़ के इंडिया गठबंधन के साथ जाए? तो मुझे लगता है कि इंडिया आघाड़ी में जाने का मतलब ही नहीं है। इंडिया आघाड़ी के लोग बहुत बड़े स्वार्थी लोग हैं। इंडिया आघाड़ी के छोड़कर ही मैं इधर आया हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ में कई साल तक मैं रहा हूँ। मैं 3 बार लोकसभा में था, कांग्रेस के अलायंस में था। एक बार कांग्रेस अलायंस में था, 2 बार मैं एनसीपी अलायंस में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बना था। तो हमारी मांगे तो मंजूर की है, मतलब जो मांगे है तो सभी मांगों के लिए मतलब देवेंद्र फडणवीस जी ने जो आश्वासन दे दिया है उसके मुताबिक हमारी पूरी मांगी पूरी हो जाएगी और हम इंडिया आघाड़ी में बिल्कुल नहीं जाएगी। इंडिया आघाड़ी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम तो एनडीए के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी ने इतना देश का विकास किया है कि देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है। वो एयर की कनेक्टिविटी हो, रोड की कनेक्टिविटी हो, या जो डेवलपमेंट हो, ब्रिजेस हो, ऐसे बहुत सारी काम हो रहे हैं। और 80 करोड़ लोगों को लगातार 4 साल से फ्री में अनाज मिल रहा है। आगे भी 5 साल तक फ्री में अनाज देने का ऐलान किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल जो 26 अलीपुर रोड में बाबा साहब ने जहाँ संविधान लिखा था, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल को बहुत अच्छा बनाया है। वहाँ जनपद रोड पर खाली कांग्रेस के जमाने में डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन का ऑफिस था, लेकिन वहाँ कम से कम 350 करोड़ रुपए खर्चा करके वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर, मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया है। महू में बाबा साहब की जन्मस्थली पर बहुत अच्छा मेमोरियल बनाया है। अभी चैत्य भूमि के बाजू में हिंदू मिल जो है, इनकी 12-12.5 एकड़ जमीन थी। ये जमीन की कीमत दादर में 3,600 करोड़ की थी। वो जमीन बाबा साहब के मेमोरियल के लिए देने का निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया और उसका भूमि पूजन उनके हाथ से हुआ है। कम से कम 1100-1200 करोड़ रुपए खर्चा करके वहां मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होने वाला है। वहां बाबा साहब का एक स्टैचू इतना ऊंचा, कम से कम 350 फीट का स्टैचू और 100 फीट का फाउंडेशन, 450 फीट का ऊंचा स्टैचू वहां अरविंद मतलब वहां का खड़ा होगा। और ऐसे कई काम जो है, ये कई काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के मेमोरियल के लिए किए हैं, जो कांग्रेस के कार्यकाल में उनको कभी मतलब ये ध्यान में आया नहीं। मैं बार बार उनको मिलता था। इसीलिए हमें एनडीए के साथ भी रहना जरूरी है। देश का विकास अगर करना है, आम आदमी को न्याय देना है, समाज में अगर परिवर्तन करना है, देश को अगर मजबूत करना है, 2047 तक हमारा विजन ये है कि देश 10वें नंबर के इकोनॉमी से अभी 5वें नंबर पर आया है और अभी नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री अभी बनेंगे। मोदी जी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, कांग्रेस की हो जाएगी हार, फिर क्यों ना हम करेंगे 400 पार। 400 पार का हमारा नारा इसलिए है कि हमने 10 सालों में बहुत बड़ा काम किया है और ये 5 सालों में महिला आरक्षण बिल को पास किया है, 370 आर्टिकल हटाने का काम किया है। अभी जम्मू कश्मीर में अगर लोग जाते हैं तो उनको कभी डर नहीं लगता है। फॉरेनर्स भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, इंडिया के लोग भी मतलब वहाँ गुलमोहर है, श्रीनगर है, बहुत सारे कश्मीर में लोग टूरिस्ट जा रहे हैं, वहाँ तिरंगा झंडा लहर रहा है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि जिस तरह समृद्धि मार्ग बन गया है मुंबई से नागपुर तक, दिल्ली से मुंबई तक भी 12 घंटे में पहुंचने वाला रोड बन रहा है, उसका इनोवेशन अभी जल्दी होगा।
इसी तरह मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा। और इसीलिए मुझे मोदी जी के साथ रहना जरूरी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब को मानते हैं और इस देश के संविधान को बदलने की हिम्मत इसमें भी नहीं है। ये कांग्रेस के लोग, इंडिया आघाड़ी के लोग जानबूझकर प्रचार कर रहे हैं कि भाई संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे। अरे संविधान कैसा बदलेंगे, हम तुमको बदलेंगे, जी लेकिन संविधान हम बदल नहीं सकते हैं। और मैं वहां हूँ। अगर ऐसा वक्त आ गया है कि भाई संविधान बदलने का, तो मैं उधर मंत्री पद पर नहीं रहूंगा। नया कानून बनाने का मतलब संविधान बदलना नहीं है। पुराने कानून में अमेंडमेंट करना का मतलब कानून को बदलना नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं, आपका जो सवाल है कि आप किसके साथ जाएंगे, मैं तो मोदी जी के साथ रहूंगा। मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन समाज के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, रोज मुझे 400-500 लोग मिलते हैं, मैं रोज फोन करता हूँ, उनको पत्र देता हूँ और लगातार मेरा काम चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं एनडीए के साथ रहूंगा, महाराष्ट्र में महायुति के साथ रहूंगा और महाराष्ट्र में 45 सीटें जीतने का हमारा लक्ष्य है और उसी दिशा से हम आगे बढ़ रहे हैं। जी। अठावले जी, आपने ही जो आपत्ति जो थी आपकी एक, कि कहीं न कहीं जो नए जो दल जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ जो आ रहे हैं, उसकी वजह से पुराने दलों को कहीं न कहीं इग्नोर किया जा रहा है। या फिर ये कहें कि नए नेता जो पार्टी में आ रहे हैं, उसकी वजह से पुराने नेताओं को कहीं न कहीं इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, मतलब वो थोड़ा नजर ऐसा आता है, क्योंकि हमारी पार्टी छोटी पार्टी है। हमारी पार्टी के साथ इतने एमएलए नहीं है। अभी एकनाथ शिंदे जी 40 एमएलए शिवसेना के, 10 एमएलए इंडिपेंडेंट, 50 एमएलए लेकर उनके साथ आए, इसलिए उनको मुख्यमंत्री पद भी देना पड़ा। अजीत दादा पवार 42 एमएलए को लेकर आए, तो इसके लिए उनको रिस्पेक्ट देना जरूरी है। लेकिन हमारा कहना यह है कि भाई 3 फोटो के बाद चौथा फोटो तो हमारा होना चाहिए, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी गांव गांव में है। हमारा समाज इमोशनल समाज है। नीली झंडे भी दिखना चाहिए जब सरकार अपनी दारी ले जाता है, जो प्रोग्राम होते हैं उसमें, मतलब ये तीनों पार्टी के झंडे दिखते हैं, वहां हमारा नीला झंडा दिखता नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं को विश्वास में नहीं लिया जाता है। उसके बारे में देवेंद्र फडणवीस जी से बात हुई और उन्होंने, मतलब उनके कोऑर्डिनेटर को पूरा बताया है कि रिपब्लिकन पार्टी की झंडे हर जगह पर होना चाहिए। तो इसी तरह हमारा कहना ये है कि भाई हमारा, हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नए मित्र आ गए तो पुराने मित्रों को भूलना ठीक नहीं है। नए मित्र जोड़ो, उनका रिस्पेक्ट उनको दे दो, हमारा रिस्पेक्ट हमको दे दो। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने सभी बातें मान्य कर दी है और आरपीआई को पूरा सम्मान मिलेगा, ये उन्होंने हमको आश्वासित किया है। अठावले जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि इस वक्त महाराष्ट्र में थर्ड फ्रंट की जो बात की जा रही है, एक एनडीए अलायंस, एक एनडीए अलायंस और थर्ड फ्रंट जो प्रकाश अंबेडकर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है महाराष्ट्र में? अगर होगा तो इसका बेनिफिट किसको होगा? मुझे लगता है कि त्रिकोणीय सामना तो, मतलब अभी प्रकाश अंबेडकर जी एक हमारे बाबा साहब के नातू है, हमारे आदरणीय नेता है। उन्होंने महाविकास आघाड़ी में जाने का निर्णय लिया, लेकिन महाविकास आघाड़ी के जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको भी उन्होंने पत्र लिखा था। या माननीय उद्धव ठाकरे जी के साथ जाकर उनके साथ भी पहले अनाउंस किया था और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी उन्होंने बातचीत की थी कि भाई वो महाविकास आघाड़ी में आना चाहते हैं, लेकिन उनका बहुत दिन तक अपमान होता रहा। उन्होंने, मतलब ये जो अ, बातें हैं, मतलब प्रकाश अंबेडकर जी ने कोशिश करने के बावजूद भी, मतलब उनको महाविकास आघाड़ी में लिया नहीं। प्रकाश अंबेडकर अभी इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं, वो अपनी तीसरी आघाड़ी में बनाएंगे। किसको फायदा होगा, क्या होगा, वो तो रिजल्ट के बाद मालूम होगा। लेकिन उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, अगर वो महाविकास आघाड़ी इतना उनका अपमान कर रही है। प्रकाश अंबेडकर ने जो निर्णय लिया है कि इंडिपेंडेंट लड़ने का, वो बहुत सही निर्णय है और उनके निर्णय उसके मुताबिक वो अपनी आघाड़ी बनाकर वो लड़ेगी। अठावले जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।